हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आंसर के साथ बताऊंगा। सही सुना आपने, आंसर के साथ। जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और 99% चांस है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 10 टॉपिक नहीं तो 10 में से 3-4 टॉपिक तो आने ही आने हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, अनसॉल्व पेपर उठाकर देख लीजिए। जो 10 टॉपिक मैं बताऊंगा वो हर एक पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर आप फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं पूरी तरह उससे सर्च करता हूं और आपके सामने लेकर आता हूं। अब आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो अब की बार हर एक सब्जेक्ट में 90% पार होंगे। एक सब्जेक्ट में नहीं, मैं फिजिक्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको जीत कर दिखाना है, आपको हासिल करके दिखाना है अपना टारगेट। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी को पता है कि कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना है, अभी पूरा किताब बाकी है। अभी आप लोग सिर्फ 10 ही टॉपिक पढ़कर थोड़ी ना फिजिक्स में आप 90% लाएंगे। आपको 10 टॉपिक के अलावा भी क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, तो इसीलिए मैं रेगुलर क्वेश्चन लाता रहता हूं। ठीक है, ये तो एक पेज है, अभी पूरा किताब बाकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 10 टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पर 10 टॉपिक के नाम मैंने लिख रखे हैं। ये सब टॉपिक एक एक टॉपिक चैप्टर्स में भी मैं बता चुका हूं, बट यहां पर जो 10 टॉपिक मैं लेकर आया हूं, ये 10 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 10 से 15 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि फिजिक्स में कूलाम का नियम तो आएगा ही आएगा। नहीं आता है तो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तीसरा देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अभी मैं एक एक को आपको बताऊंगा। आज का ये वीडियो ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये 10 टॉपिक पढ़कर जाइएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं अभी जब इसको एक एक को बताऊंगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हमारे साथ बैठिए तो पूरे व्यवस्था के साथ बैठिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं वो पूरा क्वेश्चन बच्चों को समझ में आए। चौथा देखिए संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। फोर्थ है संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। 6 है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। 6 है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एंड किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। उसके बाद में देखिए धारा घनत्व, व्हाट इज करंट डेंसिटी एंड लॉरेंज बर्क, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ये 10 टॉपिक लिख लीजिए आप लोग। ये 10 टॉपिक, अगर इसमें से एक भी टॉपिक नहीं आया तो बताना, कोई ना कोई टॉपिक जरूर आएगा। तो चलिए एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम को, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आप लोग ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के टॉपिक चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही पढ़ते हैं। क्या फायदा होगा? कोई नहीं, मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम किसको नहीं पता है, बताइए आप में से कौन है ऐसे जिनको कूलाम का नियम है। फर्स्ट ही चैप्टर में देखिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आता है। तो कूलाम का नियम तो सभी को पता है। देखिए मैं बता दूं एक बार फिर से। देखिए 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ऐसे तो समझेंगे नहीं आप लोग, इतने भी टैलेंटेड नहीं है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। भैया को मान लीजिए Q1 है, इनको मान लीजिए Q2 है। तो क्या कहा गया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के मध्य, देखिए इनके बीच की डिस्टेंस होगी कोई ना कोई, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो क्या कहा गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप नियम से ही समझ सकते हैं। तो पहले कहा गया है कि जो इनके बीच लगने वाला बल होगा, बल को हम F से प्रदर्शित करेंगे, वो दोनों आवेशों के गुणनफल, देखिए Q1 इंटू Q2 इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, और जो बल होगा ये इनके बीच की दूरी, देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यानी कि 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम निकाल लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, चित्र समझ में आ गया, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो 1 व 2 से समझिए क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब साइड में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए, इस साइड में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, देखिए F जो होगा वो होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बल जो है इन दोनों के अनुक्रमानुपाती है, तो हमने Q1 इंटू Q2 रख दिया, और r स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती है तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब यहां से जब इसको हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, यहां पर k आ जाएगा। अब k क्या है बताइए, k है समानुपाती स्थिरांक, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, k क्या है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर k क्या है बताइए, k इक्वल टू हम लिखेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक। k जो है ये है अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, अब हमारे कुछ स्टूडेंट कहेंगे जो ब्रिलियंट हैं, वो कहेंगे सर k की वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल लगाना है, कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आ गया, तो k की वैल्यू भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो k की वैल्यू होती है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में। ठीक है, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, कूलाम स्क्वायर। तो k की जो वैल्यू होती है, समानुपाती स्थिरांक का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो अगर आपको दो आवेश दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, तो आप उन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां पर k की वैल्यू आपको रखनी होगी तो आप इसको रख देंगे। ठीक है, या यहां पर k के जगह पर आप 1/4πε0 भी रख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। आप चाहे तो इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि वो k के बराबर है। ठीक है, तो सेम वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ही होगा। तो ये समझ में आ गया कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा फॉर्मूला, और ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब हम देखेंगे सेकंड टॉपिक। नोट कर लीजिए इसको,
तो देखिए जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको डेफिनेशन बताना है ईवी का, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए आपको एक हेडिंग डालना है प्यारा सा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऐसे हेडिंग डालना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने टॉपिक आपको इन 10 टॉपिक में से पहले ही पता है, और ये भी बताइएगा फिजिक्स में कितने चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन जूल की तुलना में बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन भौतिकी में हम इसका यूज करते हैं। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कुछ इस प्रकार से डेफिनेट कर सकते हैं, इसकी परिभाषा बता सकते हैं। कैसे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। ऐसे आप डेफिनेशन बता सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 EV, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जितना हमारे एक आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, लेकिन वो कूलाम में होता है, ये जूल में होता है, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने बताया, इसकी वैल्यू बता दी, न्यूमेरिक समझ गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे बता देना, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए सेकंड वाला, तब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। ये क्या है, समविभव पृष्ठ। देखिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारे सेकंड चैप्टर में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में समविभव पृष्ठ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाम से स्पष्ट है, समविभव मतलब क्या हुआ, विभव समान, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन समझिए, सिर्फ डेफिनेशन ही इसका आता है, तो इसको समझ लीजिए। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, इस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, जितने भी बिंदु हैं उस पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित जितने भी बिंदु हो सभी पर विद्युत विभव जो हो बराबर हो, तो ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम से ये स्पष्ट है, समविभव यानी कि विभव जो है वो समान हो या बराबर हो, दैट्स अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, और डेफिनेशन ही इसका आता है 1 नंबर में, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको हम इतना ही समझेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग नोट कर लिया कीजिए साथ में, ठीक है, समझिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटर का यूज हम करते क्या हैं, बताइए क्यों करते हैं इसका यूज। तो देखिए डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि आवेशों को संचित करने के लिए, आवेशों को इकट्ठा करने के लिए हम संधारित्र का यूज करते हैं, ठीक है। उसके आकार और उसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और उसमें अधिक से अधिक आवेश को हम संचित कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा जो समायोजन होता है इसी को हम संधारित्र बोलते हैं। तो देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, संधारित्र के बारे में डीपली मैंने चैप्टर में समझाया है। आप लोग सेकंड चैप्टर जब सर्च करेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी है हमारी संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ डेफिनेशन में ही आपको इसका फार्मूला, इसका मात्रक सब कुछ मिल जाएगा। देखिए क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं, संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, मैंने बताया था चैप्टर में। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कि इसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है इन्हीं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि C = Q/B। अब सबसे पहले ये समझिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहां पर बहुत ध्यान देने के लिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। देखिए क्या कहा गया है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। पहले ये समझिए, संधारित्र की धारिता को, देखिए संधारित्र की धारिता को, ठीक है, धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। बताइए किससे करते हैं हम, C से, ठीक है, C से प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखिएगा कि संधारित्र की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए C = क्या हो जाएगा, बताइए, इसकी किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, C = हो जाएगा Q/B, यानी कि किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। तो ये हमारा हो जाएगा संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। इसका मात्रक समझ लेते हैं, साइड में यहीं पर समझ लेते हैं इसका मात्रक। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, इतने तो ब्रिलियंट हो ही आप लोग। ठीक है, देखिए क्या होगा, क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होगा, चलिए मात्रक समझ लेते हैं इसका। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलाम। वैसे मात्रक पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूं। प्रति B है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लिखते हैं फैरड। ठीक है, फैरड भी बोलते हैं हम धारिता के मात्रक को। ठीक है, फैरड से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे विभवांतर के मात्रक को हम जूल प्रति कूलाम भी लिखते हैं और वोल्ट भी लिखते हैं, वैसे ही धारिता के मात्रक को हम कूलाम प्रति वोल्ट भी लिखते हैं और फैरड भी लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, समझ में आ गया। किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चौथा टॉपिक भी समझ में आ गया, पांचवा टॉपिक, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अपना 6 नंबर टॉपिक। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, दोनों टाइप मैंने आपको ऊपर बता दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आता है। देखिए क्या है, किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। 2 टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 टाइप से इसका कंडीशन है आने का, तो दोनों तरीके आपको समझना है। आंसर तो एक ही है, तरीके कई हैं। ठीक है, नाम कई हो लेकिन आदमी तो एक ही है। जैसे मेरा नाम 2 है, 2 नाम हो तो मैं तो सिंगल ही हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है विशिष्ट चालकता। आपको एक सुंदर सा हेडिंग ऐसे डालना है, विशिष्ट चालकता, तब उत्तर लिखना है। ठीक है, तब आपको लिखना है, देखिए, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि सिंपल आप बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, बस कुछ है ही नहीं इसमें।
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। विशिष्ट चालकता को इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानिए क्योंकि इंग्लिश आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए ये आपका विशिष्ट चालकता है, समझ लीजिए। सिग्मा क्या है लिख लीजिए साइड में, सिग्मा है विशिष्ट चालकता और रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो है जो मैंने बनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक साइड में लिख देंगे। मात्रक इसका जो होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पूछा गया, ऊपर देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक होता है महो मीटर इनवर्स। क्या होता है? महो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक होता है। तो अब आज से अगर कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो आप लोग कह दीजिएगा विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, जहां पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, और मात्रक होगा महो मीटर इनवर्स। इसको जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 7। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है ये मैं नहीं बता सकता। देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ये सेल? क्या होता है बताइए? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध तो हमें पता है R इक्वल टू होता है V अपान आई। ठीक है, V अपान आई। बट यहां पर आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोर कर पिला दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए समझिए, किसी भी टॉपिक में फिजिक्स को आप सीक्वेंस वाइज समझिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है, कदम कदम पर चलना होता है, तभी आप समझ पाएंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, कैसे समझे इसको, कैसे याद करें? कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोग करने का प्रयास तो कीजिए। बहुत सारे लोग देख कर ही डल जाते हैं। तो जब आप मैदान में जाएंगे ही नहीं, तो लड़ाई ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, रिजल्ट थोड़ी ना निकलेगा। तो पहले आप मैदान में उतरिए, तो आप लोग तैयारी करिए, तो ठीक है, प्रयास तो करिए, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ये लाइन याद करिए पहले। देखिए अगर किसी सेल की, मान लीजिए सेल की 2 प्लेटें होती हैं, अब दोनों प्लेटों को अगर किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होता है? सेल के अंदर सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के बाहर सेल की, ठीक है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बहती है। तो कहा गया इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट या अवरोध। ठीक है, अब देखिए ये आंतरिक प्रतिरोध है तो सेल के अंदर अवरोध होगा, सेल के अंदर रुकावट होगी। ठीक है, तो वही कहा गया। ध्यान दीजिए, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। बाहर की बात की गई। अब देखिए सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। अब रुकावट जब अंदर होगी क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर सेल के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह में जो घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध होता है, रुकावट होता है, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे कैसे भी इसको आपको समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब चलिए देखते हैं 8 नंबर टॉपिक क्या है। देखिए 8 नंबर टॉपिक, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। सभी को पता है कि चैप्टर 4 में जो आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, ठीक है, सॉरी चैप्टर 3 जो आपका है विद्युत धारा, इसमें किरचॉफ का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, हमेशा आते हैं। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। बहुत सारे लोग कहेंगे सर धारा नियम क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहा जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ।
यानी कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को चैप्टर 3 में किरचॉफ का पहला नियम क्या है या किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको बताया। देखिए क्या है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ये शून्य होता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहा क्या जा रहा है कि सिग्मा का मतलब क्या होगा, बीजगणितीय योग, सिग्मा आई इक्वल टू, ठीक है। क्या कहा गया है, समस्त धाराओं का, तो सिग्मा आई इक्वल टू हो जाएगा 0, ये कहा गया है यहां पर, ठीक है। क्या कहा गया है, ये यहां पर बताया गया। अब देखिए यहां पर एक चीज समझ ली, मान लीजिए कोई संधि है, ठीक है, तो ऐसे इसमें धाराएं हैं, देखिए ये, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए ये धारा है, ये धारा है, ठीक है, ये धाराएं हैं, ये धारा है, ये एंड ये है। तो देखिए यहां पर इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2, इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I4, इसको मान लेते हैं I5। तो देखिए ये संधि है, ये क्या है, संधि है। अब देखिए I1 और I2 जो धारा है ये संधि की ओर आ रही हैं। तो जो संधि की ओर क्या कहा गया है, किसी दिश धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर सभी धाराएं मिल रही हैं, लेकिन I1 और I2 देखिए संधि की ओर जा रही है, ये संधि है, ये इधर जा रही है, लेकिन I3, I4 और I5 जो है ये बाहर की ओर जा रही है, संधि से बाहर, ठीक है। तो जो धारा संधि की ओर जाएगी उसको हम धनात्मक लेंगे, जो धारा संधि से बाहर जाएगी उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और बाकी सबको निगेटिव लेंगे, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इन सभी का योग कितना होगा, क्योंकि कहा गया है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो इनका जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं I3। देखिए इस माइनस वाले को हम इधर ले आएंगे तो माइनस है तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको समझाना हो एक नंबर में आए तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। जहां पर सिग्मा है बीजगणितीय योग, आई है धारा का बीजगणितीय योग, किसके बराबर होगा, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर समस्त धाराएं हैं, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया कि यहाँ पर कई धाराएं किस संधि पर हैं, ठीक है। I1 I2 संधि की ओर जा रही है, तो जो धारा संधि की ओर जाएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो धारा संधि से बाहर जाएगी उसको हम निगेटिव लेंगे। तो वही हमने यहाँ पर रखा, फिर इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे अपना 9 नंबर टॉपिक, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 9, ठीक है। देखिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, कैसे आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, पहले इसको समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन कि धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व J, यहाँ पर J रहना चाहिए। J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक MK80 पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र बताइए। यानी कि व्हाट इज करंट डेंसिटी, आपको बताना है कि धारा घनत्व होता क्या है, इसका जो मात्रक होगा यूनिट, एंड इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका जो विमेय सूत्र होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो धारा घनत्व जो है बहुत ही सिंपल है, ऐसे हेडिंग डालेंगे, ऐसे करंट डेंसिटी धारा घनत्व, फिर लिखेंगे किसी चालक में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा I को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कहा गया है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, यानी कि किसी भी चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, इसके किसी बिंदु पर जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा I होती है, इसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक है। तो हम फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले डेफिनेशन समझिए, फार्मूला तो आप आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो J इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा,
जाएगा J इक्वल टू हमारा हो जाएगा I/A, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा धारा घनत्व का, ठीक है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं धारा घनत्व। तो J इक्वल टू फॉर्मूला होगा I/A। अब यहां से आप यूनिट भी बता सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा बताइए। तो मात्रक साइड में मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे मात्रक, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए I है धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और प्रति, देखिए A है एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा धारा घनत्व का, ठीक है। मात्रक आप बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं, अगर आपके पास फॉर्मूला है टॉपिक का तो आप मात्रक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बीमा क्या होगी इसकी, तो बीमा भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखिए बीमा, ठीक है, हम निकाल कर आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए I की बीमा क्या होती है, धारा है, इसकी बीमा A होती है। A की बीमा क्या होगी, A है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा होता है L स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम बीमा को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इधर उधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा A, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इसी को हम लिख सकते हैं AL स्क्वायर, AL सॉरी माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में, तो ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आने पर चिन्ह बदल जाता है। तो AL-2 हम इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसकी बीमा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बीमा, ठीक है। बीमा क्या लिख सकते हैं, M0 L-2 T0 A के पावर 1, ठीक है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। M0 L के पावर -2 T0 A के पावर 1, ठीक है। ऐसे भी इसकी बीमा को हम लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल है, यम के ऊपर 0 है यानी कि यम नहीं है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करंट डेंसिटी, यानी कि धारा घनत्व क्या होता है। तो मैंने फॉर्मूला पहले डेफिनेशन बताया, फिर फॉर्मूला बताया, फिर यूनिट बताया एंड फिर डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं या आप यहीं से निकाल सकते थे। देखिए एम्पियर क्या है, I है, इसका हो जाएगा A, ठीक है, क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर, तो AL-2 आप इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा समझा दिया, तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 10। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 10, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 देखिए हमारे चौथे चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। लॉरेंज बल होता क्या है, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत बल होता था, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों पर लगता था। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कहा गया है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता था उसको हम वैद्युत बल कहते थे, बट यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल लगेगा उसको हम लॉरेंज बल कहेंगे, जो वैद्युत क्षेत्र में लगेगा उसको हम वैद्युत बल कहेंगे, ठीक है। दोनों में यही डेफिनेशन, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए यदि क्यों आवेश, यदि क्यों आवेश, मान लीजिए आवेश क्यों है, ठीक है। जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है आवेश, तो मान लीजिए कोई आवेश क्यों है, वो b वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण से गति कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लॉरेंज बल का, ठीक है। तो यहां पर लिखिए यदि क्यों आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए वो गति करता है, ठीक है। तो थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, यानी कि उस पर लगने वाले लॉरेंज बल का जो फोर्स होगा, जो सूत्र होगा वो क्या होगा, लॉरेंज बल, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। तो इस फॉर्मूला होगा, थोड़ा तेजी से मैंने लिख दिया है, बल को हम F से डिनोट करेंगे, ठीक है। F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आवेश Q है, वेग V है, तो हमारा हो गया QV। अब देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो QVB, अब कितने थीटा कोण बनाकर गति करे तो sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, लॉरेंज फोर्स का, F इक्वल टू QVB sin थीटा। अब मान लीजिए वो लंबवत गति कर रहा है, ठीक है, तो थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे। मान लीजिए यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि जो 90 डिग्री पर अगर वो गति करे तो हमारा यही फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू QVB, ठीक है। यही फार्मूला हमारा इस प्रकार से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो लॉरेंज बल में भी कुछ नहीं है, आपसे पहले डेफिनेशन समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए Q आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल जो होगा वो होगा F इक्वल टू QVB sin थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो F इक्वल टू QVB हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। ये था हमारा आज के सेक्शन का यानी कि आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक नंबर 10। मैंने आपको बताया था 10 टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। कितने टॉपिक आपको समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, और इसमें से कितने टॉपिक आपको पहले से पता थे उसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल हमने 10 टॉपिक पढ़े, लॉरेंज बल, धारा घनत्व, ठीक है, किरचॉफ का नियम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र, समविभव पृष्ठ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। और ये 10 टॉपिक हमने पढ़े आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है, चांस है। तो आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।